वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है व्हाई आर अफ्रीकन्स टर्निंग इनटू हिंदूज। सो देखते हैं कि अफ्रीकन जो है वो क्यों जो है वो हिंदुइज्म में टर्न हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं या फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो को। और वैसे अगर हम देखें तो सनातन धर्म नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा घर वापसी, जो सनातन धर्म में वर्ड है घर वापसी का, तो सनातन धर्म में लोग बहुत ज़्यादा घर वापसी कर रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज से हमें देखने को मिल रहा है कीर्तन, कृष्ण भजन और तो और टेम्पल्स, और फिर लोगों के साथ जो है वो इस्कॉन टेम्पल बनाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। केन्या में रथ यात्रा, कृष्णा आरती, मॉरिशस भगवान शिवा की 5th टॉलेस्ट स्टैच्यू, घाना में गणेश चतुर्थी, उनकी देवी आरती, युगांडा के हिंदू भक्त, सूडान की ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी और वहाँ के यज्ञ। इंडिया से हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? अफ्रीकन कंट्रीज तो नहीं, लेकिन एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से अकेले अफ्रीका में ही पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा हिंदूज है। सो क्या ये हिंदूज इंडियन माइग्रेंट्स नहीं बल्कि अफ्रीकन हिंदूज है? टॉप 30 कंट्रीज विद हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन में भी 4 देश तो सिर्फ अफ्रीका से ही है, जबकि यूरोप से खुद सिर्फ 2 ही देश है, गिब्राल्टार और यूके। ये है घाना, अफ्रीका की कंट्री जिसमें 10 सालों में हिंदूज की आबादी 12,000 से 2.5 लाख हो गई है। सो क्या अब ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन हिंदूज बनते जा रहे हैं? वेल एक्चुअली इट्स नॉट ऑल दैट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म से एक्चुअली काफी मिलते हैं। मुंदरी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब ऐसी है जो काउज, गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली AK-47 भी चलाने को तैयार है। फैक्चुअली भी देखे तो कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स काउस को गॉड विद वेट नोज कहते हैं और उन्हें देवलोक यानी कि गॉड्स रेल्म और भूलोक यानी कि अर्थ के बीच का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। प्लस काउ यूरिन, इन कल्चर्स में भी काउ यूरिन के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को काफी स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता है। सो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे हिंदुइज्म से। ऑल्सो जरा इन्हें देखो, ये है अफ्रीकन गॉडेस मामी वटा, जिन्हें अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा कल्चर्स पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। एंड क्या आपको ये किसी तरह से सिमिलर नहीं लग रहे हैं? यस, ये बिल्कुल हमारे हिंदू गॉड शिवा की तरह दिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, गले में नागराज से लेकर उनकी आइडेंटिटी यानी कि मामी वटा एक वाटर एसोसिएटेड डेटी है, वही सबको पता है कि शिवा की जटाओं से गंगा बहती है, ऐसे माना जाता है हिंदुइज्म में। अफ्रीकन डेटी ओगुन को भी देखें तो उनका अपीयरेंस भी मुरुगन स्वामी की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। और इजिप्शियन गॉडेस आइसिस और काली माता के सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर है। उनके लिए भी ये डीटी फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस सब से यही समझ में आता है कि इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, विच मेक्स मी थिंक कि ये कनेक्शंस आखिर कितने पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं हम लोग। वेल, एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार वास्को ड गामा, जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाला है पहले यूरोपियन माने जाते हैं, दरअसल उसे अफ्रीका में मौजूद एक गुजराती ट्रेडर इंडिया तक लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। अब ये तो एक पॉपुलर बिलीफ है, लेकिन जब हमने इस दिशा में थोड़ी और छानबीन की तब पता चला कि ये इंडो अफ्रीकन रिलेशंस तो सेंचुरीज ओल्ड है। इतना कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स तो खुद को भगवान राम के बेटे कुश के डिसेंडेंट्स मानते हैं और खुद को कुशाइट्स ये कहते हैं। एक्चुअली जब एक इंडियन मंक स्वामी कृष्णानंदा इथियोपिया के किंग हेली सेलेसी से मिलने गए थे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हेली ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि उन्होंने तो ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी है कि वो खुद एक कुशाइट है। कमिंग बैक ये सबसे ये बात कुशाइट्स वाली बात कितनी सच है। तो इथियोपिया में आज जब हम वहाँ के लोकल स्कूल्स में कुश नाम के कैरेक्टर के फादर के रेफरेंसेस पढ़ते हैं, तब उनमें राम की जगह हैम लिखा हुआ है
और स्वामी कृष्णानंदा के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशंस राम को काफी टाइम तक राम RHAM बोला करते थे, जो बाद में चलकर R हट के हैम बन गया। ऑल्सो हमारे खुद के कई हिंदू रिलीजियस बुक्स में ऐसा मेंशन है कि भगवान राम के दोनों बेटे लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी, जिसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा स्पेसिफिकली कुश के हिस्से में आया था। इन बुक्स में अफ्रीका के टॉल टॉल ग्रासेस के कारण उसे कुश द्वीप कहा गया है, क्योंकि ग्रास को संस्कृत में कुश कहते हैं एंड रिजल्टिंगली इस कुश द्वीप में बसने वाले लोगों को कुशाइट्स कहा गया है। बट चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक हमने जितने भी कनेक्शन डिस्कस किए वो तो माइथोलॉजी है, तो अब चलो हिस्ट्री की भी बात करते हैं। आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट डे तांजानिया के एंशिएंट पोर्ट राप्टा में इंडियन पॉटरी और ग्लास आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और केरला के एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी, गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। 1st सेंचुरी AD के ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के रिलेशंस का क्लियर मेंशन है एंड इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट कामसूत्रा में भी अफ्रीकन इबोनी, स्पाइसेस और ऑस्ट्रिच फेदर्स का मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न टाइम्स पर। मॉडर्न टाइम्स में अफ्रीका में हिंदुइज्म का एक बूम शुरू हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को लेबरर्स के तौर पर अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि मॉरिशस हो गया, साउथ अफ्रीका, युगांडा और घाना, ऐसे एरियाज में ले जाया गया था। और तो और आप मानोगे नहीं, मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी इंडियन ओरिजिन के ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉरिशस वो पहला अफ्रीकन देश था जिसमें 1834 से 1920 के बीच करीब 5 लाख इंडियन लेबरर्स पहुंच गए थे, जिनमें से फिर 2/3 वहीं परमानेंटली सेटल भी हो गए थे। इन सेटलर्स का वहां पर आज इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि पिछले कुछ दशकों से वहां के प्रेसिडेंट्स और PMs भी हिंदू कम्युनिटी से ही बन रहे हैं। देन दूसरा देश है युगांडा, जिसमें अगेन मॉरिशस की तरह लेकिन उससे हल्का सा कम, करीब 40,000 इंडियंस को एज लेबरर्स ले जाया गया था। लेटर जैसे ही कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, अगेन काफी इंडियंस वहीं रुक गए और इस सेटल्ड इंडियन कम्युनिटी का इवेंचुअली वहां डोमिनेंस इतना बढ़ गया कि युगांडा की 90% इकोनॉमी चलने वाली इस कम्युनिटी को डिक्टेटर इदी अमीन ने जब अपने देश से एक्सपेल कर दिया था, ये बहुत ही इनफेमस इवेंट है, तो देखते ही देखते युगांडा की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई थी, जिसे बचाने के लिए, जिससे ओवरकम करने के लिए अभी 1992 में ही युगांडन गवर्नमेंट को मजबूरन उन्हें वापस बुलाना पड़ा। जितने गए थे ऑफ कोर्स वो वापस नहीं आए, पर उसके बावजूद भी आज युगांडा में 30,000 इंडियंस हिंदूज रहते हैं और उनकी फैक्ट्रीज एंड अन्य वेंचर्स की वजह से युगांडा का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू अकेले इस इंडियन कम्युनिटी से ही आता है। तीसरी कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसकी नेटल प्रोविंस में ही 1860 से लेकर 1866 के बीच सिर्फ 6 सालों में करीब 6,000 इंडियन लेबरर्स बसाए गए थे। बट फिर 19th सेंचुरी में उसका एक दूसरा शहर डरबन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर बन गया और इसीलिए वो इंडियंस नेटल से डरबन शिफ्ट हो गए। देन चौथी और सबसे मेजर कंट्री घाना, यहाँ तो लिटरली वहाँ रहने वाले अफ्रीकन हिंदूज का नंबर इमिग्रेटेड इंडियन हिंदूज से भी ज्यादा है। इनके बनने की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स वॉर के बाद वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल हो गए थे। वहाँ सेटल होते वक्त ये सोल्जर्स ऑफ कोर्स अपने रिलीजन को भी वहाँ पर साथ लेके चले गए। बट फिर हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पे लोगों को फोर्सफुली हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की गई, अपने आप धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स भी हिंदुइज्म से काफी अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। एंड यही वजह है कि इस देश में हमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा कि अफ्रीकन को आकर हिंदुइज्म अपनाकर क्या मिल रहा है, क्योंकि मिशनरीज की तरह कन्वर्ट होने के लिए अफ्रीकन को पैसे बांटने का पर्सनली हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। एंड इसलिए जब हमने हल्का सा और रिसर्च किया, वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। अफ्रीकन हिंदू मोनास्ट्रीज, ये 1975 में बना घाना का पहला हिंदू टेम्पल या फिर मोनास्ट्री है, जिसे स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने बनाया था। स्वामी घनानंद जी के पेरेंट्स ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे, पर जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े अपने कुछ सवालों को लेकर वो इंडिया आए, तो ऋषिकेश के स्वामी कृष्णानंदा से इंस्पिरेशनल और शिक्षा लेकर वो खुद एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर में कन्वर्ट हो गए। और फिर इन्हीं हिंदू प्रीचिंग्स को अपने होम कंट्री घाना में फैलाने के लिए उन्होंने कैपिटल अक्रा में वहाँ के पहला हिंदू टेम्पल भी स्थापित किया। आज इस टेम्पल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इसकी एक स्टोरी भी काफी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जिसमें ऐसा बताया है कि एक मुस्लिम लोकल जमार बारूडी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए भी सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए इस मंदिर को विजिट करते हैं। अब अफ्रीकन हिंदूज क्यों बन रहे हैं, अगर इस पर हल्का सा और सोचे तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि रेसिज्म को रोकने का भी एक तरीका है। भक्ति तीर्थ स्वामी के जरा ये स्पीच सुनिए। Is simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty in you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat. These distinctions no longer become such a dominant factor in one's life.
क्लियरली वो भगवद गीता की मदद से ज्यादा सोशली एक्सेप्टेड फील करते हैं और इसीलिए वो इसी की मदद से रेसिज्म को खत्म भी करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक और एक पर्सपेक्टिव है, हर एक इंडियन फॉरेन कंट्री में इंडिया का गुडविल एम्बेसडर होता है। एंड लकीली अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात करें तो पिछले 250 इयर्स से इंडियंस दूसरे कंट्रीज में बसते आए हैं एंड ओवर द पीरियड वो उन देशों के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं। सो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को सक्सेसफुल मानकर हम इंडियंस उनकी हर एक चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्या वैसा ही कुछ इफेक्ट अफ्रीका के सक्सेसफुल इंडियन डायस्पोरा का वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन पर नहीं हो रहा हो सकता? ये भी तो वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है कि अफ्रीकन हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। अब ऑनेस्टली ये प्योरली एक थॉट है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर आपका क्या कहना है। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कर लेना। एंड जब हम लोग इंडियंस इन अफ्रीका की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है अफ्रीकन जो इंडिया में रहते हैं, मेजरली मुंबई और दिल्ली के कुछ पॉकेट्स में रहते हैं, ये एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लोग एग्जैक्टली करते क्या है। हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। प्लस पोटिको को भी ट्राई करना बिकॉज इट इज अ ग्रेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। साथ ही मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। कुछ फैक्ट्स जाने जो कि अफ्रीका में जो है वो सनातन धर्म को क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, वो आज हमने देखा। कि मुझे जहाँ तक पता था तो मुझे यही लगता था कि जापान में और इंडोनेशिया में काफ़ी सनातन धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है और हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो अफ्रीकन्स काफ़ी ज़्यादा सनातन धर्म से जो है वो इंस्पायर्ड है। ये चीज़ मुझे देखकर बड़ा ही यूनिक सा लगा है कि यार मतलब कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा जो है वो जुड़े हुए हैं सनातन धर्म के साथ। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और वहाँ पर जो कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, उसमें मैंने फील किया कि वहाँ पर जो सनातन धर्म को लोग फॉलो कर रहे हैं, इस कल्चर को, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी हद तक रोल है। क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी थी अफ्रीकन्स की और वो इंडियन वीडियो सॉन्ग्स के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और काफ़ी वो लोग हिट भी हुए हैं और उनको इंडिया में भी इनवाइट किया गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक सोशल मीडिया का भी रोल है। और तो और अगर हम देखें तो इंडियन कल्चर है ही इतना डाइवर्स कि लोग जो है वो इंडियन कल्चर में घुल मिल जाते हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और बाकी रही हिंदुइज्म की बात, तो मुझे लगता है कि हिंदुइज्म एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवाता इसमें, जो मैंने नोट किया है अब तक। और फोर्सफुली जब कन्वर्जन नहीं होता और लोग सनातन धर्म में जो है वो आप अपने मजहब में रह के, अपने धर्म में रह के भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें यहाँ तक आज़ादी है ना। तो इस वजह से शायद लोग जो हैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी होते हैं और फ्री माइंड भी रहते हैं। और इवन दो लॉर्ड कृष्णा हैं, लॉर्ड जो हैं वो शिव जी हैं, इनसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इन चीज़ के जो है वो उनकी लाइफस्टाइल को, जैसे वो थे, उनकी लाइफ थी बहुत ही सिंपल सी और काफ़ी अच्छी, सिंपल सी, इनोसेंट सी लाइफ। लेकिन ये है कि उनसे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे हम देखें भगवद गीता हो गई, रामायण हो गया, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंट सी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करती है, कि कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग। तो इवन तो मैंने भी भगवद गीता के बारे में काफ़ी सुना, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ और मुझे लगा कि यार भगवद गीता में तो इतना कुछ बताया जा, मतलब कि वैसे हमने कभी बुक नहीं खोली तो हमें लगता था ये नॉर्मल सी बुक होगी, बट ये बुक नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है जिसमें आपको बहुत कुछ, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचें, आप अपने मजहब धर्म को साइड पर रख के एक पॉजिटिव, हम क्यूट्स भी तो देखते हैं ना, क्यूट्स देखते हैं कि भाई इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव होता है तो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो सेम टू सेम वही चीज़ें मैंने भी फील की हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को पॉजिटिव चीज़ें हमेशा अपने ऊपर अंदर लेकर आनी चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलना चाहिए। इससे लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी पॉजिटिव भी होती है और काफ़ी चेंज भी होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट में, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी।
और अफ्रीकन्स को काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म में मैंने जुड़ते हुए देखा, कल्चर को देखा, किस तरह से वो लोग इस कल्चर में घुल मिल से गए हैं। और वहाँ पर तो अब अफ्रीका में अगर हम देखें तो काफ़ी बिजनेसमैन भी हैं वहाँ पर, इंडियन बिजनेसमैन हैं जो वहाँ पर जॉब्स करते हैं या बिजनेस भी करते हैं अपना, रेस्टोरेंट्स वगैरह। जाहिर सी बातें होती हैं, हर कंट्री में होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं अब। तो उस वजह से भी शायद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वो स्प्रेड हो रहा है। ऊपर से इस्कॉन, आई डोंट नो कि अफ्रीका में इस्कॉन मौजूद है कि नहीं, वैसे तो होगा डेफिनेटली, अब तो हर कंट्री में ही इस्कॉन मौजूद है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। तो यस, लोग इंस्पायर्ड होते हैं जब कोई अच्छी चीज़ होती है उनके आसपास, तो फिर उसको देखते हैं और फॉलो भी करना पसंद करते हैं। जब कोई अच्छी चीज़ आती है, अच्छा ट्रेंड आता है, तो लोग फॉलो करते हैं उसको ना, तो ऐसा ही होता है। खैर, अच्छा लगा वीडियो वॉच करके, और आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।